नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोग किसी भी तरह के ऋण या वित्तीय लाभ के लिए अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि पासवान के निधन के बाद मोदी कैबिनेट में सहयोगियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। हालांकि नवरात्रि में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है। संभावना जताई जा रही है कि बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की पटना में अंत्येष्टि होगी। आज दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि पासवान का पार्थिव शरीर एम्स से दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया था। शाम को वायुसेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अब्दुल्ला को आश्वासन दिया है कि भारत अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं ने शांति वार्ता, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे अधिक संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीयता की बात आती है तो सभी आस्थाओं के लोग एक साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि कट्टरता और अलगाववाद वही लोग फैलाते हैं जिनके खुद के स्वार्थ प्रभावित होते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि पहले उन्हें 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में अब संशोधन हो गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के बिहार आने के आसार हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायतों के लिए चौथे व अंतिम चरण का मतदान आज सुबह शुरू हुआ। इस चरण में 897 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने 12 अक्टूबर को होने वाली कोर कमांडर वार्ता के 7वें दौर से पहले लद्दाख के हालात की समीक्षा की। पूर्वी लद्दाख में टकराव की जगहों से सैनिकों की वापसी के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए कोर कमांडरों की वार्ता हो रही है। सूत्रों ने बताया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने वार्ता में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों ने इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। कोरोना काल में अब और राहत नहीं दी जा सकती। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट दी गई है। इससे अधिक छूट देना अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों पर टिप्पणी करने का बादल को कोई हक नहीं है। सीएम ने कहा कि जब तक कि सीएद प्रमुख ये जवाब नहीं देते कि हरसिमरत कौर बादल ने अध्यादेश का उस समय विरोध क्यों नहीं किया जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई थी। राजस्थान के सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों के इस वर्ष दीपावली का त्योहार स्व अनुशासन में रहकर मनाने का आग्रह किया है। गहलोत ने विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे महामारी को देखते हुए इस वर्ष दीपावली स्व अनुशासन में रहकर मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। भाजपा के नए कृषि कानूनों के समर्थन में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैक्टर रैलियां निकाली गईं। इसके तहत गोहाना, हांसी और भिवानी समेत कई स्थानों पर रैलियां निकाली गईं। प्रदेश पार्टी प्रमुख ओपी धनखड़ ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर राजनीति करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले होने वाली दूसरी बहस आधिकारिक रूप से रद्द हो गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस संबंधी गैर दलीय आयोग ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले आयोग ने घोषणा की थी कि ट्रंप के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण बहस डिजिटल माध्यम से होगी। मऊ पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के 6 सहयोगियों समेत 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। पुलिस ने इसके अलावा 19 अन्य अपराधियों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाया है। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की लगभग 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए आज पहली कट ऑफ जारी हो सकती है। कट ऑफ जारी होने के बाद प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज नहीं आने को कहा है। कोरोना के चलते इस साल प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। कट ऑफ के आधार पर विद्यार्थी 12 से 14 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं।
झारखंड के चतरा में माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर दहशत फैला दी है। संगठन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी आत्मनिर्भर भारत योजना को महज लॉलीपॉप बताया है। सूत्रों ने बताया कि माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर जनता से सरकार के झांसे में नहीं आने को कहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर हटा दिया है। भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन बनाए गए हैं। श्रीकांत इस स्कूल के वर्तमान डीन नितिन नोहरिया की जगह लेंगे। IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र श्रीकांत अगले साल तक जनवरी को पदभार संभालेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 112 साल पुराना है और श्रीकांत लगातार इस संस्थान के दूसरे भारतीय मूल के डीन होंगे। राजस्थान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आरोप लगाया है। साथ ही राज्यवर्धन ने सीएम गहलोत के बहाने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान के हालात बद से बदतर हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी को सीएम गहलोत का इस्तीफा ले लेना चाहिए। सीबीआई ने येस बैंक में मैक स्टार के 200 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें HDIL के प्रवर्तकों में सारंग बदावन और राकेश बदावन सहित अन्य निदेशकों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें लेखा परीक्षकों पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में पौधारोपण पर बड़ा फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने दिल्ली में पौधों को फिर से लगाने की नीति और कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए कटने वाले पेड़ों के बदले पेड़ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी के सीएम योगी की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की तर्ज पर सीएम योगी की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी को लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। यही वजह है कि अब सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार के घर का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। इसमें पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उसके घर पर 8 CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि हाथरस पीड़िता से मिलने आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टियों से सतर्क रहना है। इसके साथ ही दलित जातिगत बयानबाजी करके माहौल खराब करने वाले नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देना है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर ब्रिटेन में होने वाली सुनवाई टल गई है। ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी पर 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई नहीं करेगा। इसमें नीरव मोदी को प्रत्यर्पण पर देने के लिए सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि भारत की याचिका पर ब्रिटेन की अदालत में नीरव मोदी पर सुनवाई चल रही है। जयपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली डबल डेकर ट्रेन आज से फिर शुरू की जा रही है। इसके साथ ही एक ट्रेन बाड़मेर से यशवंतपुर के लिए भी चलाई जाएगी। आपको बता दें कि आगामी दिनों में दशहरा समेत कई त्योहार आने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देश भर में 39 नई पैसेंजर ट्रेनें और चलाने को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के करीब पहुंच गई है। इनमें से अभी तक 1,07,000 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 73,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 926 मरीजों की जान जा चुकी है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच गया है। इसमें अभी तक 10,78,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर ये कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,78,84,000 से ज्यादा हो चुकी है। फ्रांस में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से कोरोना की नई जांच तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को ओपन स्काई नाम दिया गया है। इस तकनीक से व्यक्ति को एक विशेष तरह के ट्यूब में फूंक मारनी होगी। इसके बाद 1 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना है या नहीं है। चीन ने ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ को लेकर बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि जवाद जरीफ अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे हैं। ये चीनी समकक्ष वांग ई के न्योते पर आए हैं। चीन ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर काली सूची में डाला है। इस मामले के साथ ही अन्य द्विपक्षीय मामलों पर चीन चर्चा करेगा। राहुल गांधी ने पवन ऊर्जा संयंत्रों में जुड़े सुझाव को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत को असली खतरा ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है, खतरा ये है कि उनके इर्द गिर्द के लोगों में पीएम मोदी को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों पर पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। गोवा सरकार ने 2,30,000 घरों में ये सुविधा उपलब्ध कराई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि जन जीवन मिशन के तहत
2024 तक भारत में हर ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यातायात सुधार को लेकर पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी ने सड़क दुर्घटना और जनहानि रोकने के लिए समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी स्मार्ट सिटी में ITMS प्रणाली को त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। ममता सरकार के पुजारियों को भत्ता देने का मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने मामले को लेकर बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट इमामों को दिए जाने वाले अनुदान को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। ऐसे में ये योजना कैसे लागू हो सकती है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत दुनिया के कृत्रिम मेधा की राजधानी बन सकता है। प्रौद्योगिकी के लिए नीतिगत ढांचा इस क्षेत्र में विकास को गति दे सकता है। उन्होंने कहा है कि AI देश के भविष्य और दिशा को आकार दे सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में कई बड़े बदलाव करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब घाटी में निवेश बढ़ेगा। प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का प्रस्ताव मिला है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक प्रौद्योगिक नीति की घोषणा के बाद प्रदेश में तेजी से विकास होगा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में एक पुलिसकर्मी भाजपा की रैली पर देसी बम फेंकते हुए देखा गया है, जिसमें ये साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस जनता का विश्वास खो चुकी है। अब पुलिस सत्तारूढ़ दल का हिस्सा बन गई है। सरकारी बैंकों ने 45 दिन में 1.5 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने में कामयाबी पाई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी बैंकों ने डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मकसद ग्राहकों को लेन देन के लिए डिजिटल माध्यमों के उपयोग को लेकर प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बच्चों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बाल मजदूरी को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। गंगवार ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। गंगवार ने कोरोना के प्रभाव को लेकर बाल श्रम की घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने पंजाब में 13 दिन के भीतर धान खरीद में 9 गुना वृद्धि का दावा किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में 26 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। इस बार पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर से फसल खरीद शुरू कर दी गई थी। RBI ने कहा कि स्वर्ण बॉन्ड का निर्मम मूल्य 5,051 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। योजना 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक खुली रहेगी। RBI ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट देने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में बड़े राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी है। इन स्टार प्रचारकों में PM मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे समेत कई नाम शामिल हैं। आयोग ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित करने का फैसला किया है। कोरोना के दौरान देश में रोजगार की स्थिति जानने के लिए श्रम ब्यूरो 3 सर्वेक्षण करेगा। इसमें प्रवास, घरेलू सहायक और पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने 3 वर्ष के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। ये समूह सर्वेक्षणों के लिए श्रम ब्यूरो को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा। TRP मुद्दा संसदीय समिति के पास पहुंच गया है। अब IT संबंधी संसदीय समिति इस मामले पर विचार करेगी। शशि थरूर इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति के सदस्य मनीष तिवारी ने भी कहा है कि इस मामले को संसद और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। झारखंड भाजपा अध्यक्ष ने सोरेन सरकार को फेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में मस्त हैं। प्रकाश ने कहा कि जब से सोरेन सरकार आई है, राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। गठबंधन की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में लगी है। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों भाजपा नेताओं पर महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे इरादे मजबूत हैं, सारे आरोप झूठे हैं। ममता केस दर्ज कराकर भाजपा को बंगाल में मजबूत होने से नहीं रोक सकती। IPL के 23वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 46 रन से हरा दिया है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 20वें ओवर में 138 रन पर ही सिमट गई। यह इस सीजन में पहला मौका था जब शारजाह में कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 का स्कोर पार नहीं कर पाई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज किंग्स 11 पंजाब और KKR के बीच पहला मुकाबला होगा। कप्तान दिनेश कार्तिक के खराब फॉर्म के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। पंजाब की टीम हैदराबाद से पिछला मैच 69 रन से हारी थी। वहीं KKR की टीम चेन्नई जैसी मजबूत टीम को हराकर आगे बढ़ रही है। IPL के दूसरे मुकाबले में आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी और मौजूदा कप्तान विराट कोहली आमने सामने होंगे। दुबई में होने वाले दूसरे मुकाबले में चेन्नई और बेंगलोर दोनों ही टीम जीत दर्ज कर अंक तालिका में खुद की स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। दोनों ही टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। संयुक्त अरब अमीरात में अगले महीने होने वाले महिला T20 के लिए खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया है। इसमें भाग लेने वाले करीब 30 भारतीय खिलाड़ियों को मुंबई बुलाया गया है। इन सभी खिलाड़ियों को
13 अक्टूबर तक मुंबई पहुंचना होगा, जहां इन्हें क्वारंटीन के साथ ही अन्य जरूरतों के मद्देनजर तैयार किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।